नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। संसद के मानसून सत्र में हंगामे के बीच जब सुप्रीम कोर्ट पर आज किसी का ध्यान नहीं था, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर, और बड़ी खबर नहीं कहेंगे इसको, मैं तो इसे ऐतिहासिक मामला कहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये फैसला आज जो कुछ प्रोसीडिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इसको नजीर मान लिया जाएगा तो मोदी और शाह की आधी शक्ति छीन हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाली के सामने आने पर आधी शक्ति छीन हो जाती थी किसी की भी। अगर ये केस नजीर बन गया तो मोदी और शाह आधा खत्म, आधी ताकत खत्म। आधी ताकत है क्या? मोदी और शाह की एजेंसियां, वो एजेंसियां जिनके जरिए पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग होती है, राजनैतिक लड़ाई में जिनको आगे मोर्चे पर तैनात कर दिया जाता है। और ये कहने में अब कोई झिझक नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये बात कह दी, तो फिर हम लोग तो बहुत अदने से व्यक्ति हैं, एक सामान्य पत्रकार, तो क्यों ये बात न कहें? हम तो निशिकांत नहीं बन पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर दें। खैर, जस्टिस गवई रिटायरमेंट में कुछ ही वक्त बचा हुआ है, क्या जाते जाते कुछ करके जाएंगे? निजी बातचीत में कुछ लोगों के साथ अभी 24 घंटे पहले मैं कह रहा था, लग रहा है गवई साहब भी टाइम ही काट रहे हैं, बस वक्त गुजर जाए, रिटायर हो जाएं, चंद्रचूड़ जैसे या रंजन गोगोई जैसे न जाएं, न्यूट्रल होके चले जाएं। लेकिन ना, गवई साहब ने लग रहा है जाते जाते कुछ करने की ठानी है। भाऊ को लाइए चर्चा में, मोदी की ईडी को कैसे घर बिठा दिया। स्वागत है भाऊ आपका। मोदी की ईडी को कैसे आज घर बिठा दिया, ये पहली बार हुआ है। टिप्पणियां तो खूब होती है, टिप्पणियां खूब होती है, ऑब्जर्वेशन में बहुत सारी बातें आती है, लेकिन डिसीजन के रूप में ऐसा पहली बार हुआ कि जब ईडी घर बिठा दिया गया कि ना, कुछ नहीं करोगे, चुपचाप बैठ जाओ। नहीं बैठोगे, अगर अब उछल कूद किए तो फिर तुम्हारी पूरी कुंडली खोलेंगे कि किस नक्षत्र में, किस ग्रह में कौन सा ग्रह कहां था जब तुम्हारा जन्म हुआ था, पूरी कुंडली खुलेगी। मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ है, ये मामला है सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती का मूडा मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो प्लॉट आवंटित हुए थे उससे जुड़ा हुआ। ईडी इस मामले के जरिए कर्नाटक में भी सरकार पलटने या उथल पुथल करने में लगी हुई थी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसे तमाम राज्य नजीर हैं, उदाहरण है कि ईडी कैसे पलट देती है सरकार को, बहुमत की सरकार को। सबसे पहले लाइव लॉ आप लाइए, ट्वीट लाइए लाइव लॉ का। जस्टिस गवई ने कहा क्या, ये हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कहा उन्होंने, गवई साहब ने। ये पूरा अंग्रेजी में ट्वीट है, अंग्रेजी में भाऊ ही पढ़ के बेहतर बता देंगे, आपको हिंदी में समझा देंगे। Let political battle be fought in the electorate. Why are you being used? सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। मैं एक एक लाइन का बता दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां जनता के बीच में लड़नी चाहिए, आप क्यों अपने आप को उपयोग में ला रहे हो, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी को कहा। द बेंच लेड बाय सीजीआई बीआर कवई was hearing a ED appeal against the Karnataka High Court order squashing Muda case summons against Karnataka Chief Minister's wife B.M. पार्वती। सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस है बी आर गवई जी के बेंच में सामने एक केस आया। ईडी ने अपील किया था, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो मुडा के केस में जो समन्स भेजा था मुख्यमंत्री सीतारामैया की पत्नी बीएम पार्वती को, उसको कर्नाटक के हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। उसके अपील में सीजीआई के पास ये केस आया था। सीजीआई ने जो एएसजी थे उनको कहा, मिस्टर राजू, प्लीज डोंट आस्क अस टू ओपन आवर माउथ, अदरवाइज वी विल बी फोर्स्ड टू मेक सम हार्श कमेंट अबाउट द ईडी। अनफॉर्चुनेटली आई हैव सम एक्सपीरियंस इन महाराष्ट्र, you don't perpetuate this violence
across the country now. Let the political battle be fought before the electoral. Why you want to be used as a tool, whatever it is. उन्होंने एज जी को कहा कि राजू जी, मुझे मेरा मुंह खोलने के लिए मजबूर मत कर दीजिए, नहीं तो मैं ऐसे कमेंट करूंगा ईडी के बारे में जो आप सोच भी नहीं सकते। ये दुर्भाग्य है कि मुझे पता है महाराष्ट्र में क्या हुआ और कैसा काम हुआ। अब ये जो चीज है ये पूरे देश में फैलने मत दो। उन्होंने एक यूज किया वर्ड वायलेंस अक्रॉस द कंट्री नाउ। ये ईडी की हिंसा है, ये ईडी की हिंसा पूरे देश में फैलने मत देंगे। जो राजनीतिक दल की लड़ाई है वो जनता के बीच में लड़ने दो, उसमें आप बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। एंड एससी डिसमिस द सुप्रीम द अपील। अब मैं बता रहा हूं आशीष जी, जो आपने किसी से बात करते हुए कहा, वही जब मैं लाइव लॉ में डिस्कशन देख रहा था, तब जो स्वप्निल है अपने यहां, मैंने उनको यही कहा कि मैंने बोला यार बोलते सब है, ऑपरेटिव डिसीजन नहीं आता। लगता है गवई जी भी सिर्फ डायलॉग बाजी कर रहे हैं। लेकिन जब तुरंत उन्होंने कहा कि केस इज डिसमिस्ड, मैंने बोला हैट्स ऑफ टू गवई जी, हैट्स ऑफ टू न्यायपालिका। नतमस्तक होते आज न्यायपालिका के सामने, क्योंकि आज जो बोला वो उन्होंने करके दिखाया। इससे ज्यादा बड़ा जूता इस सरकार को क्या हो सकता है। महाराष्ट्र में क्या हुआ ये बोल के वर्तमान में जो महाराष्ट्र में सत्ता में बैठे हैं उनके मुंह पे काली पोती है आज सर्वोच्च न्यायालय ने। ये जो पार्टियां टूटी है ईडी के चक्कर में, ये जो दोनों पार्टियां एनसीपी और कांग्रेस, क्या ये दिखता नहीं कि जिनके खिलाफ ईडी सर्च कर रही थी वो कैबिनेट में कोल्हापुर के सांसद, तो कैबिनेट में कोल्हापुर का विधायक मंत्री बना है। इसके पहले ईडी के छापे थे। एकनाथ शिंदे के वो सचिन जोशी कौन है, उसको एक नोटिस मिला, एकनाथ शिंदे ढीले हो गए। जिस आदमी की 64 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई थी, सरनाइक, वो कैबिनेट में मंत्री है अभी। ईडी ने जिन को नोटिस दिए, जिन के छापे मारे महाराष्ट्र में, वो ज्यादातर लोग अब ईडी कैबिनेट में। इसके मायने कैसे हैं? या तो ईडी गलत काम कर रही थी, या ईडी हाका लगा रही थी कि देवेंद्र फडणवीस बंदूक लेके बैठे हैं शिकार करने, और ये हाका लगा के जंगली जानवरों को उनके तरफ ढेर रहे थे ताकि उनके नजर में आए और शिकार करें। ये हम बहुत पहले दिन से कह रहे हैं कि ईडी कर रही है। ईडी जवाब दे सोरेन के बारे में। हेमंत सोरेन आदिवासी मंत्री, मुख्यमंत्री, क्या गलती थी उनकी? आज हेमंत सोरेन का दावा है और मेरे सामने बोला है, और जिस प्रामाणिकता से बोला है मैं आज उसको रेखांकित करता हूं आशीष जी। उन्होंने कहा कि मेरे नाम पे कोई जमीन का टुकड़ा या कोई घर मेरे नाम पे दिखा दे, मेरे पत्नी के नाम पे दिखा दे, राजनीति छोड़ दूंगा। उन्हें कहा अशोक जी यदि मैं कल चीफ मिनिस्टर पद से हटता तो रहूंगा कहां, ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि यदि विपक्ष की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो मुझे किराए का घर भी मिलने नहीं देंगे। जिस बदले की भावना से काम होते हैं। 5 महीने एक आदिवासी मुख्यमंत्री एक राज्य का 5 महीने जेल में रहता है, किस लिए? कौन सी जमीन? जो जमीन कभी उसके पास थी नहीं, जिस जमीन पर कभी कब्जा नहीं रहा, जिस जमीन को कभी उसने खरीदा नहीं, जिस जमीन को अभी कभी देखने नहीं गया। मात्र एक आदमी से आपने लिख लिया ये जमीन जबरिया कब्जा कर रखी, कोई रिकॉर्ड नहीं साबित कर पाई और जमानत मिल गई। अनिल देशमुख 100 करोड़, अरे महाराष्ट्र का गृह मंत्री है, कल भगवान न करे अमित शाह जी पे ऐसा प्रसंग आ जाए, 100 करोड़ की वसूली कहां है? 100 करोड़ की वसूली। 13 महीने जेल रहा है गृह मंत्री, एक महाराष्ट्र राज्य का गृह मंत्री 13 महीने जेल में रहता है उस काम के लिए जो कभी उसने किया ही नहीं गुनाह। 100 करोड़ की वसूली सरकार करके बीजेपी के प्रवक्ता चिल्ला रहे थे, वसूली सरकार करके। कहां है वो 100 करोड़? 1 करोड़ 80 लाख की चार्जशीट है। उसके घर में उनके ग्रैंड डॉटर थी, छोटी छोटी 5-5 साल की,
5 साल, उनको हाँ। हिला हिला के पूछते हैं, बताओ ये आदमी आता है कि नहीं, घर आता है कि नहीं, बच्चियां रो रही है। या ईडी का काम है? जो अधिकारी ऐसे काम करते हैं उनको जेल होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। आप किसी का राजनीतिक करियर कैसे खत्म कर सकते हैं? हियर से इसी सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कहा, अग्रवाल वाले केस में कहा, छत्तीसगढ़ के कोयला केस में, कि साइंटिफिक एविडेंस कहां है आपके पास? वेर इज साइंटिफिक एविडेंस? किसी ने कह दिया, एक अफिडेविट, नया पैटर्न चालू हो गया। अशोक वानखेड़े को अंदर करना है, किसी भी आयरा गहरे नत्थु खैरे से एक लेटर लिखवा लो, अशोक जी ने मेरे से 100 करोड़ रुपए लिए, अशोक वानखेड़े अंदर 1 साल तक। कौन आदमी है, कैसे गए, क्या गए, किसने दिए, किस रूट से दिए, वो कैश कहां है, क्या मिला आपको? बेटे इन्वेस्टिगेट कर रहे, इन्वेस्टिगेट कर रहे, 1 साल तक उसको जेल में रखो, प्रताड़ित करो, उसको तोड़ दो, उसके परिवार को तोड़ दो, उसको सामाजिक बहिष्कार करवा दो, और बाद में वो जमानत पर छूटता है और केस बंद हो जाता है। आज अनिल देशमुख को क्यों नहीं केस में समझ जाता है? आज क्यों नहीं कि उसका हियरिंग लगती है? क्यों नहीं हेमंत सोरेन की हियरिंग लगती है? क्योंकि ईडी का काम खत्म हो गया। लोकसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन को अंदर करना था, तो गवई साहब ने क्या गलत कहा? ईडी को बाकी जगह पैसे नहीं दिखते। जब यूपी के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक जैन के यहां कैश मिला 200 करोड़ के पास, ईडी वहां क्यों नहीं पहुंची? सवाल है, ईडी वहां क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि डीआरआई ने सब आपस में मैनेज कर लिया। वो तो इतना छापा बड़ा ही कैश गलत आने हो के गया। बाद, मैंने वही तो कहा वो तो आपको, छापा ही, क्योंकि छापा अपने वालों पे पड़ गया था गलती से, गलती से वो नाम में डीआरआई का, कंफ्यूजन हुआ। हाँ, नाम में कंफ्यूजन हो गया था, वो डीआरआई का था। किस घुटके वाले का कैश था? उस घुटके वाले ने क्या दिल्ली में किसके साथ सेटिंग की, क्या आदान प्रदान हुआ? नहीं, बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया को पता नहीं। ये नेक्सस है, मैं नेक्सस पे आता हूँ। ये नेक्सस है, ये नेक्सस जबरदस्त है। इस नेक्सस में जो एक लाइन है जो यूज किया है 2 बार, व्हाई आर यू बीइंग यूज्ड, आप हाँ, क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हो? इस्तेमाल कौन बिल्कुल। करेगा? इस्तेमाल मोदी और शाह, बस सीधी सी बात है भाई। सरकार ही करेगा मोदी और भाई, नाम कांग्रेस तो देखिए, इस्तीफा नहीं करेंगे। मोदी शाह इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्सस देखिए, नेक्सस एक तो मोदी शाह, सीधा सीधा नाम लेके मोदी शाह इस नेक्सस में है। उसके बाद ईडी है एजेंसी के रूप में, और उसके बाद ईडी के बाद ये पामेरियन है जो तत्काल नोट गिनने की मशीन वहां पर पहुंचा देते हैं, और एक संवाददाता बाहर से बताता है नोट गिना जा रहा है, लोग थक रहे हैं, पसीना हो रहा है, एसी चलाना पड़ गया, इतनी नोट है, इतना गिनने में थकान हो गई। एक एग्जाम्पल बताता हूं, एक एग्जाम्पल, धीरज साहू कांग्रेस के सांसद रहे हैं। धीरज साहू के हाथ झारखंड में छापेमारी हुई। उस छापेमारी को आज भी जब हम कह रहे हैं, कोई जाकर के गूगल पे सर्च कर लेगा, इस देश में सबसे बड़ी छापेमारी बताई गई, सबसे बड़ी। उसमें कहा गया कि उतना नोट तो आज तक कभी मिला ही नहीं है किसी को, 350-400 करोड़, बिल्कुल, फिर 450 करोड़ तक पहुंचा गया, 450 करोड़। दीवारें भरी हैं नोट से, मतलब क्या क्या कमरा भरा है, घर भरा है, बाथरूम भरा है, टॉयलेट भरा है, सब बता दिया। 3 दिन, 2-3 दिन तक नोट गिनवाया गया था। वो धीरज साहू कहाँ है? वो उतना बड़ा, उससे तो भारत की इकोनॉमी, मुझे लगता है धीरज साहू के ही पैसे से हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बने हैं। मोदी के योगदान नहीं है, धीरज साहू के योगदान असल में। धीरज साहू का आज क्या स्टेटस है कोई बताने वाला नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं। झारखंड से एक खबर मिली निजी चर्चा में कि धीरज साहू का जो पैसा था, वो सारा पैसा धीरज साहू ने बुक उसका रख दिया, वही खाता जो अकाउंट वही होता है, खाते में। अकाउंट। क्योंकि धीरज साहू, अच्छा कितना बड़ा खेल था वो, धीरज साहू ने सारा रखा। और जब मैं बात किया था, ये 6 महीने पहले की बात है भाऊ, 6 महीने पहले झारखंड के पत्रकार ने, अनुभवी वहां पर उसके बहुत ग्राउंड पे पकड़ है, उसने बताया कि करीब करीब 80% पैसा धीरज साहू को वापस जा चुका है, क्योंकि सब कुछ, सारा बुक्स जो है, अकाउंट सारा रख दिया धीरज साहू ने कि भाई बताओ ये गलत देखिए, क्या है। आशीष जी, सीधी बात होती है,
आजकल आपके पे रेड हो गई, मेरे पे रेड हो गई, 2 लाख रुपए मिल गए। ये हमको अधिकार है बताने का कि 2 लाख रुपए मैंने कहां से लाए। ये 2 लाख रुपए उठाते हैं, बाहर 20 करोड़ रुपए बोलते हैं, बदनाम करवाते हैं, कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट में जस्टिफाई होता है कि मैं बैंक से निकाल के लाया था, ये मेरे बैंक का विड्रॉल है, मेरे बैंक का अकाउंट है, कोर्ट छोड़ देता है। लेकिन जो बदनामी करने का जो 15 दिन का टाइम लेते हैं, और मुझे जो 1 महीना तक रखते हैं जेल में, 2 महीने 3 महीने, क्योंकि चार्जशीट फाइल नहीं करते। अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक साल रखते ये हैं, ये एक्सटॉर्शन कंपनी हो गई। हाँ, फिरौती वसूल करने वाले लोग कैश लेते हैं, ये फिरौती के बदले एमएलए लेते हैं, सत्ता को समर्थन लेते हैं। ये फिरौती वसूल कंपनी बन गई है ईडी हर जगह। जब देखिए क्या है आशीष जी, ऊपर से ही नीचे तक भंग पड़ी है सब दूर। प्रधानमंत्री गए थे राजस्थान में चुनाव में, लोकसभा में, और लाल डायरी दिखा रहे थे प्रधानमंत्री कि मेरे पास एक लाल डायरी है। आज देश हित में हम फिर अपील करते प्रधानमंत्री को, वो लाल डायरी पे एक्शन लीजिए, प्लीज कृपा करके वो लाल डायरी पे एक्शन ले लीजिए। लाल डायरी पे एक्शन लेना जरूरी है। कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, समाजवादी हो, कोई भी हो, भ्रष्टाचार इस देश में नहीं चाहिए। आपके पास लाल डायरी है, आपने पब्लिकली आपने कहा ना कि आपके पास लाल डायरी है, और लाल डायरी में बहुत सारी एंट्री है। आप कृपा करके उस लाल डायरी पे एक्शन लीजिए, लोगों को अंदर करिए कि लाल डायरी कहां गई, आपकी तिजोरी में बंद हो गई, कि लाल डायरी के बदले में कुछ ले लिया आपने। यदि मैं ये कहूं एक आम आदमी होने के नाते, क्या होगा? 500 करोड़ जो आ गए थे बघेल के पास, महादेव ऐप के चुनाव के टाइम पे पैसा मिलता है, उसके आगे क्या हुआ? 500 करोड़, 200 करोड़ जो आपने बोले थे यूपी में, ये पैसा किसका है हमको मालूम है। तो फिर बताइए जनता को पैसा किसका है, अब तो बताइए। और वो पैसा कहां रास्ता हुआ, ये बताइए। बदनाम करने का एक काम है, उठाओ इसको। ये तो मैं जनता को बार बार कहता हूं, किसी पे यदि ईडी का रेड हो गया तो आप समझ लीजिए वो आदमी ईमानदार है। इन गुजरातियों के सामने झुकने से मना कर रहा है, वो अपनी विचारधारा बदलने से मना कर रहा है। जिस सिंबल पे वो चुनाव जीता है, वो वही रहना चाहता है। वो बदल नहीं करना चाहता, इसके लिए उसके ऊपर प्रेशर है। यही तो होता है, और लगातार हो रहा है उत्पीड़न। इसमें जो है, मैं धीरज साहू का इस्तेमाल कैसे हुआ? धीरज साहू का जब सबसे बड़ा जो रेड, सबसे बड़ा स्कैम था वो धीरज साहू का इस्तेमाल क्यों हुआ था उस समय? वो छूटा हुआ हिस्सा बता दें। पूरा धीरज साहू का पूरा कारोबार उड़ीसा सेंट्रिक है। उड़ीसा के चुनाव, लोकसभा चुनाव 7 हुए थे, उसी के पहले रेड पड़ी थी। उड़ीसा में भाजपा की कामयाबी में पांडियन के अलावा दूसरा कैरेक्टर फिर बनाया, क्योंकि पूरे उड़ीसा में धीरज साहू का नेटवर्क इतना बड़ा बिजनेस नेटवर्क है कि वो बिजनेस नेटवर्क पॉलिटिकली आपको फिनांस से लेकर के और पॉलिटिकली बहुत सारा सपोर्ट दे सकता है। तो पांडियन के बाद दूसरा कैरेक्टर धीरज साहू को बनाया इन्होंने। और धीरज साहू के यहाँ रेड उड़ीसा में इसलिए कि चलो उड़ीसा में मजबूरी में तुम करोगे मदद, 1 नंबर पैसा है ना, तो भी तो आपको साबित करना पड़ेगा, तो आओ उड़ीसा में काम पे लग जाओ। दूसरी बात, कांग्रेस का अपोजिशन का नुकसान होगा। धीरज साहू कांग्रेस के सबसे मजबूत फाइनेंसर थे, जिसको जयराम रमेश खा गए। जयराम रमेश को इतनी जल्दी थी, जयराम रमेश को हम तो चाहे कहीं का और नाम लेकर बताते हैं। धीरज साहू के यहाँ जब रेड हुई तो सबसे पहला आदमी था जिसने ट्वीट कर दिया जयराम रमेश ने कि नहीं ये जो है धीरज साहू के यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, ये इससे कांग्रेस पार्टी का लेना देना नहीं। अरे पहले जान तो लेते कि धीरज साहू गलत है कि सही है। इसीलिए हम नाम लेके कहते हैं कि ये बीजेपी के स्लीपर सेल है। हाँ, कांग्रेस में तत्काल धीरज साहू से अपने आप को, कांग्रेस को अलग करने लगे। अरे पहले देख तो लो कि तुम्हारा लड़का वाकई क्या लड़के पे कोई आरोप लगा देगा, तत्काल घर से निकालोगे? लड़के से पूछोगे ना कि बेटा गलती करके आए हो कि नहीं किए हो? नहीं तो ईडी तो अभी वाड्रा को भी बुला रही है, रॉबर्ट वाड्रा जी को।
डिसोन तो कर आप दो ना उनको फिर। डिसोन कर दो, हाँ, प्रियंका जी को भी डिसोन कर दो, औकात होगी तो। हाँ, लेकिन ये बीजेपी का नैरेटिव था जो इनको चलाना था, हम्म, बीजेपी के हित भाई, में ही बोलना था इनको, हाँ, जयराम रमेश को। ये मूडा वाला मामला जरा एक बार दर्शकों को बता दे भाऊ, ताकि हाँ लोगों को हाँ, पूरा मुड़ा का मामला बता देता हूँ। मूडा का ये मामला मैसूर जो दिखाई, डेवलपमेंट, हाँ भाई, मुड़ा पर यह मूडा आरोप है पर, कि उसने, हाँ, हाँ बताइए बताइए आशीष जी। उसने कई लोगों को कम कीमत पर प्रॉपर्टियां दी थी। इनमें सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर में पॉश इलाके में दी गई प्रॉपर्टी भी है, जिसमें 14 साइट्स शामिल हैं। ये साइट्स मैसूर के कसाबा होबली स्थित कसारे गांव में उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले दी गई थी। ये वाला ध्यान रखिए कि उसके बदले दी गई। 14 साइट्स 3,24,700 रुपए में आवंटित की गई। अब नेक्स्ट पे आइए, वो टाइमलाइन पूरी, ये टाइमलाइन देखिएगा। 1992 मूडा ने किसानों से रिहायशी डेवलपमेंट के लिए जमीन ली। 98 में 98 में जमीन को डिनोटिफाई करके कृषि भूमि किसानों को वापस कर दी गई। 2004 में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के भाई बीएम मल्लिकार्जुन ने यहां 3.16 एकड़ जमीन खरीदी, 3.25 एकड़ करीब। 2005 में ये जमीन जो थी, इस जमीन को दोबारा डिनोटिफाई करके कृषि की भूमि से अलग कर दिया गया। 2010 में बीएम मल्लिकार्जुन ने जमीन अपनी बहन पार्वती को गिफ्ट कर दी, सिद्धारमैया की पत्नी को। 2014 में पार्वती को पता चला कि जमीन पर लेआउट विकसित हो गया है, तो मुआवजे के लिए वो कोर्ट गई, पत्नी उनकी। उसके बाद 2013 से 18, सीतारामैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। इसमें बीच में कुछ मिसिंग भी है। हाँ, ये, हाँ, वो सिद्धारमैया 13 से 18 मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने परिवार को की प्लॉट अलॉटमेंट की अर्जी नहीं बढ़ाई। इसको पढ़िए नहीं तो बढ़ाई, नहीं उन्होंने रोक बढ़ाई। के रखी। उन्होंने हाँ, कहा रोक के कि रखी। मोरल ग्राउंड पे अच्छा नहीं लगता, उन्होंने रोक लगाई इस पे। हाँ, हाँ, 2022 में बसवराज बोमई सरकार में, बसवराज बोमई भाजपा के थे, भाजपा के हैं, मतलब मुख्यमंत्री थे। बसवराज बोमई सरकार में मूडा की 50-50 स्कीम में मैसूर के पास इलाके में 14 प्लॉट पार्वती को अलॉट हुए। बड़ा गौर से देखिए, मुख्यमंत्री भाजपा का, सरकार भाजपा की। 2023 में सिद्धारमैया सरकार ने इंसेंटिव 50-50 फिफ्टी स्कीम फिफ्टी पर, हाँ, रोक लगा रोक दी। लगा दी। हाँ, रोक लगा दी। अब आरोप बताइए। क्या थे? आरोप हम्म, ये थे, 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कानूनी अधिकार नहीं था और उन्होंने हम्म, फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया। हम्म, पार्वती को मुआवजे के तौर पे मिलने वाली विजयनगर के प्लॉट की कीमत उनके जमीन से काफी ज्यादा है। अब देखिए, हम्म, जब वो जमीन भाई ने बहन को दे दी, हम्म, जब गिफ्ट दे दी, गिफ्ट का पूरा गिफ्ट डीड है, उसके बाद इसका अधिकार, कानून अधिकार नहीं, फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया। अब हम्म, फर्जी दस्तावेज का सहारा, ये आरोप है आशीष, हम्म, हम्म, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई जो कीमत उसकी है। अब मैं आज भी कहूं कि जो आवंटन बीजेपी को हो गया है, बीजेपी के हेडक्वार्टर के लिए, हम्म, उस जमीन की कीमत क्या है और किस रूप में आवंटित हुई। बीजेपी ने अपना बहुत बड़ा यहाँ पे 7 स्टार प्रॉपर्टी बनाई ना, कार्यालय, वो किस रेट में आवंटित हो गई थी और उसमें तब रेट क्या थे। हाँ, ऐसा देखा जाए तो पूरे देश में कोई राजनीतिज्ञ नहीं होगा जिसकी जमीन नहीं मिलेगी आपको, हम्म, और बीजेपी वाले को तो बहुत मिलेगी, क्योंकि अभी बीजेपी में तो अभी मध्य प्रदेश हो या सब दूर जो जमीनों का ही खेल चल रहा सब पूरा जमीन का खेल। है ना। अभी तो मैंने कहा ना कि एक मेरे पास खबर है कि 16,000 स्क्वायर फीट में मुख्यमंत्री का आवास बन रहा है इंदौर में। हम्म, वो जमीन की रजिस्ट्री किस रेट में हुई वो भी निकालना पड़ेगा, वो हम्म, कैसे हुई। तो कुल मिलाकर, अच्छा इससे और हाइट है, वो 14 प्लॉट जो आवंटित हो गए थे वो वापस कर दिए सिद्धारामैया ने, हाँ, वापस की। उसके बाद केस बना। नहीं, एक बात और भी भाऊ, हमको लगता है कि समन तो बसवराज बोमई को जाना चाहिए कि भाई साहब बिल्कुल, सिद्धारमैया से कौन सी सेटिंग किए हो। कौन से डीलिंग हम्म, किए हो। हाँ, आप करो तो सदाचार, दूसरा ना करे तो भी व्यभिचार, हाँ, ये ईडी का है।
एक तो है कहावत कि हम करें तो सदाचार, आप करें तो व्यभिचार, या ऐसा है कि हम करें तो सदाचार, आप ना करें वो भी व्यभिचार। हम्म, हम्म, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तो प्लॉट तो वैसे भी उनके पास नहीं, उन्होंने तो सरेंडर कर दिए, हम्म, केस का बनता है। लेकिन मजा आ गया आज जो उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को चुनाव, मतलब ये बीजेपी के लिए जूता था कि आप चुनाव लड़िए लोगों के बीच में जाके, हम्म, आपको भीष्म पितामह को मारना है तो शिखंडी का उपयोग मत करिए। ये द्वापर युग नहीं है, ये कलयुग है। या आमने सामने की लड़ाई लड़िए। आप लेकिन ये पहले लोगों को निहत्था करवाते हैं ईडी को भेज के, हम्म, और फिर जाके उस पर हमला करते और बोलते कि हमने जीत हासिल कर ली, हमने जीत हासिल कर ली। अरे कौन सी जीत हासिल कर दी? सबसे करप्ट बोलने वाले, सबसे करप्ट जिसको बोला था वो आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री है मंत्रिमंडल में, हम्म, और उसका स्वागत करते हुए शर्म नहीं आती? या तो तब वो भ्रष्ट नहीं था, आप झूठ बोल रहे थे, या आज आप झूठ बोल रहे हैं कि भ्रष्ट होने के बाद भी आप उसको बोलते कि भ्रष्ट नहीं है? हम्म, इसी हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ किसने सेशन हाउस चलने नहीं दिया था? बीजेपी ने। हम्म, आज जो आपका मुख्यमंत्री है, एयर इंडिया का घपला किसने बाहर निकाला था? बीजेपी ने। हम्म, आज कहां है वो? आज प्रफुल्ल पटेल के केसेस वापस हो गए, किसने? तो बीजेपी कितना झूठ करती है देखते। सुनील तटकरे, नारायण राणे, इनके खिलाफ कागज कौन निकाल के बाहर घूम रहा था? और सदन के पटल पे कागज किसने रखे थे? देवेंद्र फडणवीस ने। कागज किसने निकाले थे? किरीट सोमैया ने। क्या हुआ आगे? किरीट सोमैया बेचारे घर में चुप बैठ गए, आजकल बोलते नहीं है। क्या करेंगे? मैंने पूछा क्या हुआ किरीट भाई? हम्म, बोला मैं क्या करूं, मेरे को बोलते कागज निकालो निकालो, बाद में मांडवली कर लेते, मैं क्या करूं, मेरे को तुम टीवी पे बार बार मेरा नाम लेते हो? मुझे दया थी उस शख्स पे। उसके खिलाफ पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ, फिर सुनील तटकरे को आप मंत्री बनाओ, उसके उसके बेटी को मंत्री बनाओ, वो सांसद में है यहाँ पे। नारायण राणे के खिलाफ आरोप लगाओ, उसका बेटा हुआ मंत्री, नारायण राणे यहाँ मंत्री था। क्या गुजरती होगी जिसको आपने भ्रष्ट करके ये जेल जाएगा, ये जेल जाएगा, ऐसा बोलने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरीट सोमैया अब फूल लेके नमस्ते स्वागत करता है। महाराष्ट्र बेहतरीन उदाहरण है जो उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र का मुंह मत खुलवाइए महाराष्ट्र में। हसन मुश्रीफ का क्या हुआ? ईडी का भाई बहुत छापे पड़े थे। छगन भुजबल को नोटिस गया था, क्या हो गया भाई? क्या है? ये सबको पता था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मुहर लगाई। अब हो सकता है शाम तक खबर आ जाए निशिकांत दुबे की कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नेता ना बने, न्यायमूर्ति बने रहे, राजनीतिक दलों को ज्ञान न दे। ये आएगा शाम नहीं, तक। एक एक बात और भी खबर में एक हिस्सा भी बताना बचा है। ये इतने डरपोक लोग हैं जो हमेशा कहते हैं ये हमेशा पीठ ढूंढते हैं। 56 इंच की छाती की बात करते हैं, पीठ ढूंढते हैं। वकील साहब जो थे एएसजी, सरेंडर किया है आज कोर्ट में। अब जो लोग खाली कहते हैं नरेंद्र नरेंद्र सरेंडर, वो मत कहिए, पूरा समूह ही सरेंडर वाला है। उन्होंने क्या कहा जब गवई का मिजाज देखा, तो उन्होंने कहा साहब हम केस वापस ले लेते हैं, बस आप इसको नजीर मत बनाइएगा। जो हमने शुरुआत में इंट्रो में कहा, ये बहुत हम्म। महत्वपूर्ण है भाव। ये डर डर देखिए, कहा उन्होंने कि हम केस वापस ले ले रहे हैं, तत्काल ले लेते हैं, बस इसको नजीर मत बनाइएगा, क्योंकि अगर ये नजीर बन गया तो जहां तो ये जहां सारे ईडी जाएगी, सारे हाई सारे सारे हाई कोर्ट में जूते पड़ेंगे। हाँ हाँ, कान पकड़ के इन्हों कान पकड़ के घर से बाहर सब करेंगे। फिर जहां जहां जाएगी कि ये नजीर है, देखो नजीर न बने, इसके चक्कर में लेकिन तत्काल लेकिन हाँ, लेकिन लेकिन केस हम्म, वापस करने नहीं दिया। नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उसको दिया। डिसमिस कर दिया, हाँ फैसला हाँ दे दिया। हाँ, फैसला सुनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और हम तो चाहते हैं ऐसे ही नजीर देश में बने, ताकि इस लोकतंत्र को कोई भी ईडी जैसी एजेंसी अपने जेब में न रख पाए, बंधक न बना पाए। ये बिल्कुल। ईडी के लिए लोकतंत्र नहीं है, ये आज हजारों आज जुर्माने। आज 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 लोकतंत्र की विजय है।
आज संविधान की विजय है और आज एजेंसियों का दुरुपयोग करने वाले तमाम कुकर्मियों के चेहरे पे तमाचा है। बिल्कुल। आखिर में जो मैं कहने वाला था सब, वो लाइन फिर आई गई कि ये ईडी को तमाचा नहीं है। बार-बार वो लाइन यूज्ड बाय, इस्तेमाल जो कर रहे हैं ये तो उनके गाल पर तमाचा इस्तेमाल है। मत होने दीजिए अपने आप को। हाँ, तो ईडी को इस्तेमाल विपक्ष तो नहीं करेगा। ईडी को इस्तेमाल हमेशा सरकार करती तो है। आज जो है बहुत जोरदार तमाचा है, लेकिन बहुत कई बहुत बार ये भी ध्यान रखिए कि ये लोग हाँ अभ्यस्त हैं। ये तत्काल अभ्यस्त जो है है इधर इधर टहला के इधर निर्लजता का भूतकाल चल रहा है। आज ईडी की एक खबर कोई नहीं चलाएगा, ये भी मैं जानता हूं। इसलिए दर्शकों के सामने, क्योंकि न्यूज लॉन्चर हमेशा सच्चाई और जो चीजें हैं बिटवीन द लाइंस लाने का प्रयास करते हैं। हो सकता है बहुत सारे अंधभक्त दुखी हो, लेकिन किसी को सुखी या दुखी करने के लिए पत्रकारिता नहीं करते। पत्रकारिता जनता के वेदनाओं को शब्द देते हैं और जो पीड़ाएं हैं उसको रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। सरकार को सवाल करते हैं, जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो सही है उसके सामने नतमस्तक होंगे। इस हमारे लड़ाई में आप भी हमारा साथ दीजिए। आप हमको देखते हैं, शेयर करते हैं, आप हमको सब्सक्राइब करते हैं, वो तो मदद है। लेकिन ऐसी ही लड़ाई हमको लड़नी है। यदि हम कभी कमजोर पड़े तो हमने स्कैनर साथ में दिया हुआ है। कृपा करके जो आपकी इच्छा हो जैसा कर सकते हो। आप यदि फाइनेंशियल मदद करें तो ये हमारे लिए बहुत एक मदद होगी। नहीं, बिल्कुल। और कमजोर करने वाली, भाव ने कहा, कमजोर करने वाली कवायद चल पड़ी है। कर्नाटक हाई कोर्ट में, जहां का भी हम मूडा का चर्चा किए, कर्नाटक हाई कोर्ट में एक्स के मामले में सुनवाई के वक्त केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया है, जो जवाब दाखिल किया है, वो जवाब बहुत खतरनाक है। उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने एक कानून पास किया है महाराष्ट्र में, वो कानून भी बहुत खतरनाक है। ये दोनों विषय बचे हैं अभी चर्चा के लिए, बचे हम हुए जरूर करेंगे, लाएंगे क्योंकि इसको। ये शुरुआत है। ये शुरुआत है, शुरुआत है। जुबान बंद करने की कोशिश जो है ना, उसकी शुरुआत है। हालांकि इतना आसान नहीं है। हम लोग भी जो है कि किसी के एक बार कहने मुंह बंद कर लें, वो नहीं है। हम लोग पीठ खोजने वाले, सीना दिखाते हैं और सीना ही खोजते हैं। तो इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।